हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट टाइम, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पिछले दो वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हमने सोल्व की। कुछ अलग टाइप्स की प्रॉब्लम और बनती है इस चैप्टर में, जिन्हें हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम्स में। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है। स्टैच्यू 1.5 मीटर टॉल स्टैच्यू बता रखा है, जिसकी लेंथ जो है, हाइट जो है एक तरीके से, वो कितनी है 1.5 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल को आप एक तरीके से कोई स्पोर्ट समझ सकते हो, जैसे स्पोर्ट है कोई, और उसके ऊपर जो है वो स्टैच्यू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट कंसीडर किया जाता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट लिया जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है, इज 45 डिग्री। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से, एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उसको बताया जा रहा है, कितना है, इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन जो दिया गया है, इसे हमें सोल्व करना है। तो क्या कह रहा है कि कोई स्टैच्यू है, वो स्टैच्यू कहाँ पे खड़ा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक पेडेस्टल हो गया कुछ, ये डायग्राम बना लेते हैं, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है, तो ये हमने स्टैच्यू कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये पेडेस्टल है एक तरीके से हमारे पास। स्टैच्यू की जो हाइट है वो बता देते हैं कितनी है, 1.5 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट हमें बता दी कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बनेगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं स्टैच्यू के टॉप से। तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया वो कितना आया हमारे पास, 45 डिग्री। क्लियर है बात। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। तो पेडेस्टल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप निकालोगे तो इसको ज्वाइन कर दोगे पेडेस्टल के टॉप से। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना बता रखा है हमें, ये वाला एंगल बता रखा है हमें 30 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना था हमारे पास, 45 डिग्री। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है वो कितनी है। तो ये पेडेस्टल हो गया हमारे पास, इस हाइट को हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, h कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो यहाँ पर क्या करोगे आप कि BC को आपने क्या कंसीडर किया है, स्टैच्यू कंसीडर किया है। ठीक है, BC को आपने क्या कंसीडर किया, स्टैच्यू। BC की लेंथ हमें पता है 1.5 मीटर। दूसरा, पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है CD, तो CD जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेडेस्टल को। और CD की जो हाइट है वो हमने कंसीडर की है h, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब ये जो पेडेस्टल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। सही है ये बात। अब ये वाली लेंथ हमें नहीं पता, A से लेकर D तक की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता कितनी है, तो इसलिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, हालांकि हमसे ये वैल्यू नहीं पूछी गई है कि ये जो पॉइंट आपने लिया है ये इस पेडेस्टल से कितने डिस्टेंस में, ये हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया x, तो AB को हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे x। तो अब कौन कौन से दो ट्रायंगल आपके पास बन रहे उन्हें देखो। तो पहली जो हमारे पास रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रही है कौन सी है, ACD। तो आप क्या लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD के अंदर अगर आप देखते हो तो एंगल कौन सा है आपके पास 30 डिग्री, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस। ठीक है, तो ये सब आपको याद ही है, PVP अपॉन HSB, ये तो आपके दिमाग में छप गया होगा अब तक बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब कि CD अपॉन में AD दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, और CD हो गया हमारे पास h, AD हो गया हमारे पास x, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। ठीक है, तो जब h जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू x अपॉन में √3 कर सकते हो। अब दूसरे ट्रायंगल आपके पास कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इसके अंदर अगर आप देखते हो ये वाला एंगल कितना आपके पास 45 डिग्री, इसके अपोजिट ये वाली जो साइड है परपेंडिकुलर काम करेगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया BD, बेस हो गया AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मल्टीप्लिकेशन से होता है tan। सो दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। और BD हमारे पास कितना है, BD है BC प्लस में CD, BC है 1.5 प्लस में CD कितना है हमारे पास h, तो प्लस में हो जाएगा h अपॉन में AD, AD कितना है x इज इक्वल टू tan 45 हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो 1.5 प्लस h इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें x की जरूरत तो नहीं, हमें तो x की जरूरत है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास √3h आएगी। ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो, तो हमारे पास इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगी 1.5 प्लस x इज इक्वल टू √3h। तो हमारे पास h उधर जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद बन जाएगा √3 - 1 * h इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो h जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 अपॉन में √3 माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ना चाहो तो आप उसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, आगे अगर सोल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके आप उसको सोल्व कर सकते हो। √3 की डायरेक्ट वैल्यू आप कर सकते हो, √3 की वैल्यू आपको याद होगी कितनी होती है 1.732, वो वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इसको आप रख के सोल्व करके देखना, √3 की वैल्यू 1.732 रखोगे तो यहाँ से ये आ रहा है 2.05 मीटर। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी रखोगे 1.732, तो 1.732 माइनस में 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0.732 और न्यूमरेटर में 1.5, तो डेसिमल हटा के जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास अराउंड 2.05 मीटर जो है वो आ जाएगा। तो h हमने क्या कंसीडर किया था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हमारे पास हाइट ऑफ पेडेस्टल जो आई है, सो हाइट ऑफ पेडेस्टल जो हमारे पास हाइट आई है कितनी आई है 2.05 मीटर। ठीक है, चलो इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर उस क्वेश्चन को समझ के आप डायग्राम बनाते हो तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगी, दो अननोन थे आपके पास h और x की हमें कोई जरूरत नहीं थी, तो x को हमने एलिमिनेट कर दिया। हाँ, अगर वो हमसे पूछता है कि ये जो पॉइंट है ये पेडेस्टल से कितने लेंथ पे, तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। तो अभी फिलहाल ये पूछा गया था, तो x की वैल्यू हमने नहीं निकाली, सिर्फ h की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई हमारे पास 2.05 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को फॉलो करना था, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ एरोप्लेन दे रखा है कि साइड पे फ्लाई कर रहा है वो, व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर। ठीक है, प्लेन जो है इस हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, हमारे पास 4000 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबोव
from the ground passes vertically above another aeroplane, ठीक है। At an instant when angle of elevation, जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बता रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेजर किया जाता है। कितना होता है, एक 60 डिग्री और 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे कितनी डिस्टेंस जो है वो रही होगी प्लेन के बीच में, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि दो प्लेन उड़ रहे हैं और इस तरीके से उड़ रहे हैं कि एक जो प्लेन है वो दूसरे प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर है, एक जो प्लेन है वो दूसरे प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब पहले वाला प्लेन दूसरे वाले प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर है तो उस टाइम पे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। उस टाइम पे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, ये प्लेन दे रखा था, एक प्लेन यहाँ पर था, अब दूसरा प्लेन इसके जस्ट ऊपर आता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये दोनों मूव कर रहे थे, हवा में जब रुकेंगे तो नहीं, चलते ही रहेंगे। तो ये प्लेन मूव कर रहा था, इसे कुछ स्पीड रही होगी, ऐसे ये प्लेन मूव कर रहा था, इसे कुछ स्पीड रही होगी। इसी इंस्टेंट पे ये वाला प्लेन एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाता है, उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बता रखा है। ये वाला जो प्लेन है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आप निकालोगे तो ये वाला एंगल बनेगा हमारे पास, और इसका जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालोगे तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये ग्राउंड है, तो यहाँ से इस प्लेन की ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनेगी, ये वाली डिस्टेंस, और इस प्लेन की ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनेगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, टोटल। तो इसने ये क्या कह रखा है कि ये वाला प्लेन ग्राउंड से कितने मीटर की डिस्टेंस होता, 4000 मीटर की डिस्टेंस होता, लिख रखा है इसने, बता रखा है 4000 मीटर, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, लिख रखा है। देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर, इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन ग्राउंड से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 4000 मीटर की डिस्टेंस पे है। फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, वो इस वाले प्लेन के ऊपर से पास हो रहा है। एट एन इंस्टेंट व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन फ्रॉम सेम पॉइंट, अब इन दोनों प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें बता रखा है, ठीक है। पहले वाला जो प्लेन है, मतलब ये वाला जो प्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। दूसरे वाला जो प्लेन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। अब उसने पूछा कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये है, इसको हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, इसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको अगर आप x कंसीडर करते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन बचेगी वो कितनी बच जाएगी, 4000 माइनस में x, जो है टोटल की जाएगी 4000, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को कुछ नेम कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया A, ये B, ये C, ये D। उसने कह रखा है प्लेन जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ग्राउंड में, तो ये वाला जो एंगल बनेगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। वैसे जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये वाली जो लेंथ आएगी इस वाले प्लेन की ग्राउंड से और इस वाले प्लेन की ग्राउंड से, ये लेंथ जब हम निकालेंगे ये कैसी लेंथ आएगी, परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास आएगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है BC,
लेट बीसी हमने कितना कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया, जो हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन गई, एडीसी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी के अंदर आप लगाओ, कौन सा रेशियो लगा सकते हो, एडीसी। एडीसी के अंदर ये वाली लाइन तो अभी नहीं पता एडी कितनी है, तो नहीं पता तो क्या करें, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट दिस इज y। ठीक है, दिस इज y, इसको लिख लेना कि AD is equal to y। तो ये वाले ट्रायंगल में आप देखते हो ADC के अंदर एंगल कितना है 45, इसके एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, नीचे वाली साइड बेस बनेगी। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास CD, बेस हो गया हमारे पास AD। तो CD by AD is equal to tan थीटा। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री। क्लियर है? CD कितना है हमारे पास, देखो CD है हमारे पास 4000 माइनस में x अपॉन में 80 कितना है y इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो 4000 माइनस x इज इक्वल टू 1। लीनियर इक्वेशन बन गया x और y में। अब दूसरी ट्रायंगल में चलो, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ADB। तो अब इस ट्रायंगल में अगर आप सोल्व करते हो तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप सोल्व करते हो तो ADB ट्रायंगल के अंदर आपके पास एक्यूट एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, नीचे वाली साइड बेस का काम करेगी। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास BD, बेस हो गया हमारे पास AD। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है tan। तो दिस इज इक्वल टू tan, एंगल कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। क्लियर है? BD अपॉन AD इज इक्वल टू tan 60। अब BD देखो हमारे पास टोटल है, BD कितनी है 4000। सो दिस इज 4000 अपॉन AD कितना है y इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है मानते इस बात को। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4000 अपॉन में √3। हमसे वैल्यू किससे पूछी थी, हमसे वैल्यू x से पूछी गई थी, y की नहीं पूछी गई थी, y की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x जो है वो किसके इक्वल आएगा 4000 माइनस में y आएगा, और y किससे इक्वल है, y इक्वल है 4000 अपॉन √3। तो ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो x जो कितना हो जाएगा 4000 माइनस y की जगह हो गया 4000 अपॉन में √3। ठीक है, तो 4000 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो 4000 का कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3। तो ये बन जाएगा 4000 ऐसे हम लोगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ पे छोड़ना चाहो यहाँ पे छोड़ सकते हो, आगे अगर करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ठीक है, √3 की वो वैल्यू रख के आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको आप सोल्व करके देखना, ये आपके पास आना चाहिए अराउंड 1693.3। आपकी कैलकुलेशन है, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, कर सकते हो इसको 1693.3 मीटर। ठीक है, मतलब 1693 मीटर के अराउंड आपकी ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 4000 डायरेक्ट रखना, √3 1.732 माइनस में 1 कितना बचा 0.732, उसके मल्टीप्लाई 4000 से अपॉन में 1.732। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। तो फाइनली जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स है वो इतनी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है इतनी आ जाएगी। क्लियर है बात? इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें। अगर एक बार आप डायग्राम बना लेते हो सिचुएशन का, उसके बाद एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है पहली बार में, तो इसका दोबारा से करके देखना, उसके बाद आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रखा है कुछ इसी तरीके का बता रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एंगल की डायरेक्ट वैल्यू देने की बजाय 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हमें एंगल
वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल टावर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है। इट्स सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ एंड इज सरमाउंटेड बाय मतलब कि उस टावर के ऊपर, ठीक है। सरमाउंटेड बाय मतलब इस टावर के ऊपर कौन है, एक फ्लैग स्टाफ है, मतलब एक झंडा लगा हुआ है, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h, उस वर्टिकल फ्लैग स्टाफ की जो हमें हाइट बता रखी है वो है h, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। अब ग्राउंड पे आते हैं, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, और उस पॉइंट से हम एंगल मेजर करते हैं। कौन कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, इसका बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर रेस्पेक्टिवली, ऑफ फ्लैग स्टाफ आर रेस्पेक्टिवली कितने हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। मतलब बॉटम का जो आता है वो तो कितना आता है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बता रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज, हाइट जो है टावर की वो कितनी है, दैट इज h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ये हमें टावर की हाइट जो है वो बतानी है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप करोगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, उसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन का डायग्राम है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बनाया था, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। हमारे पास एक टावर रहेगा, टावर के ऊपर जो है वो फ्लैग स्टाफ रहेगा हमारे पास, फ्लैग स्टाफ के ऊपर बॉटम का एंगल जो है वो हमें बता रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये टावर कंसीडर कर लिया, तो हो गया हमारे पास टावर, इसके ऊपर ये जो है वो हो गया हमारे पास एक तरीके से फ्लैग स्टाफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारे पास फ्लैग स्टाफ, ये ग्राउंड है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किस चीज का बता रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन देखो पहले, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल, और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल। अब बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, अल्फा। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन गया, तो बीटा बन जाएगा, ठीक है। समझ में ये बात कैसे लिखते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये जो फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है ना, इसकी हाइट कितनी है, फ्लैग स्टाफ की हाइट पूछे ना, सॉरी हाइट ऑफ टावर पूछे आपसे, ये वाली चीज पूछी जा रही है आपसे, ये चीज जो है वो कितनी है, ठीक है। और क्या बता रखा है, फ्लैग स्टाफ की हाइट बता रखी है, फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है हमारे पास, h, स्मॉल h। तो ये वाली जो हाइट है हमारे पास वो है स्मॉल h। ये वाली हाइट हमें निकालनी है जो कि हमें नहीं पता, तो इसको मैं कैपिटल H कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसके पॉइंट्स का नेम लिख देते हैं, A, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो यहाँ पर BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BC रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैग स्टाफ को, BC जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैग स्टाफ को, और उसकी जो लेंथ गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, h। ये गिवन है आपकी बात, ये मत सोच लेना ये अननोन है, ये गिवन है, ठीक है। जनरली हम वेरिएबल को देख के समझते हैं कि ये अननोन है, जबकि यहाँ पर ये कांस्टेंट का ग्राउंड रखा है। दूसरी बात, टावर जो है वो कौन है, दैट इज CD। तो CD जो है दैट रिप्रेजेंट्स टावर, टावर की हाइट हमें कैपिटल H कंसीडर किए जो कि हमें निकालनी है, सॉल्व करना है इसके लिए। समझ आएगी बात। जो फ्लैग स्टाफ है उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा, टॉप का एंगल ऑफ सॉरी बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन
कॉम्बिनेशन बीटा। तो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखे होंगे आपको। अगेन ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से बेस बनेगा और बेस की हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली जो ज्ञान बेस को हमने कितना कंसीडर कर लिया एक्स है। अगर हमसे पूछा नहीं गया है कि एक्स की वैल्यू क्या आप आ सकती है, क्या पॉसिबल हो सकती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 8d इज इक्वल टू एक्स, 8d इज इक्वल टू एक्स, ये भी हमें कंसीडर किया हमने। तो अब लगाओ इसके अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल लेते हैं। अब ये टावर जो खड़ा होगा बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो ये वाला मतलब आपके पास 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और अब लगाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखते हो तो आपके लिए जो रेक्टेंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस बनेगी हमारे पास। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 80 और बेस हो गया हमारे पास 80। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू 10 और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, इस ट्रायंगल में एंगल कितना दे रखा है मैक्रो एंगल अल्फा, तो ये हमने ले लिया अल्फा। अब सीडी देख लो, अब सीडी कितना कंसीडर किया हमने, कैपिटल एच, तो दिस इज कैपिटल एच और 80 है x, और दिस इज x इज इक्वल टू 10 अल्फा। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे ट्रायंगल में चलो, दूसरे ट्रायंगल कौन सी दे रखी है हमें, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीबी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीबी। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखते हो तो ये वाला एंगल जो है दैट इज बीटा, एक्यूट एंगल जो है हमारे बेस के सामने वाली साइड का बनेगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया बीडी, बेस हो गया एडी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास बीटा, सो दिस इज इक्वल टू 10 बीटा। समझ आ गया। बीडी देखो अब कितना है, बीडी बीसी प्लस में सीडी आएगा, बीसी दे रखा है h, सीडी दे रखा है कैपिटल एच, तो h प्लस में कैपिटल एच अपॉन 8d कितना है x अपॉन में x इज इक्वल टू 10 बीटा, ठीक है। अब हमारे लिए h तो कांस्टेंट है, कैपिटल एच हमें निकालना है, स्मॉल x की जरूरत है ही हमें नहीं है, तो क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, हटाएंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास h बाई 10 अल्फा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास h प्लस में कैपिटल H अपॉन में 10 बीटा, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x की जो दोनों वैल्यूज है, मतलब LHS जो आ रहा है दोनों इक्वेशन में, वो क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। तो अगर LHS सेम आ रहा है तो RHS भी हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। तो अगर LHS दोनों का सेम है तो RHS सेम आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का RHS जो है वो इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के RHS को इक्वेट करते हैं हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में h अपॉन 10 अल्फा, सेकेंड इक्वेशन में h प्लस में कैपिटल H अपॉन में 10 बीटा, हो जाएगी बात। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, h 10 बीटा, कैपिटल H 10 बीटा इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा आपको, स्मॉल h 10 अल्फा प्लस में कैपिटल H 10 अल्फा, ठीक है। कैपिटल H की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इस h 10 अल्फा को इधर लेके जाएंगे, दोनों में से h हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू h 10 अल्फा, ठीक है। तो जो कैपिटल H की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, h 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा और माइनस में 10 अल्फा। यही बच्चों हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास टावर आया है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, h 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।